हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी हेडिंग है कैपेसिटर संधारित्र। सबसे पहले अपन बात करेंगे संधारित्र की डेफिनेशन की कि विपरीत चालकों का ऐसा युग्म जो आवेश संग्रहित करता है उसे क्या कहते हैं? संधारित्र, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन कैपेसिटर के सिंबल की। कैपेसिटर के सिंबल के लिए अपने पास ये सिंबल होगा प्लस और माइनस। ऐसा अगर सिंबल है उसको अपन क्या कहेंगे? अपरिवर्ती संधारित्र। क्या कहेंगे? अपरिवर्ती संधारित्र। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल है अपने पास, यहाँ ऐसे एरो लगा हुआ है, इसको अपन क्या कहेंगे? परिवर्ती संधारित्र। इसको अपन क्या कहेंगे? परिवर्ती संधारित्र। ठीक है, अब बात करते हैं अपन संधारित्र के सिद्धांत की। संधारित्र के सिद्धांत की संधारित्र की प्लेटों के आकार, आकृति तथा आवेश की मात्रा में बिना परिवर्तन किए, आकार, आकृति और आवेश की मात्रा में बिना परिवर्तन किए संधारित्र के विभव में कमी कर धारिता में वृद्धि करने की प्रक्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये था अपने पास संधारित्र का सिद्धांत। अब देखो, एक चालक प्लेट ली अपन ने ए, एक चालक प्लेट ए ली है। ठीक है, इसे Q आवेश से आवेशित करते हैं। इसको अपन ने क्या कर दिया? कैपिटल Q आवेश से आवेशित कर दिया। विभव क्या है? V है। ठीक है, ये थी अपने पास पहली स्टेप। स्टेप वाइज बात कर रहे हैं अपन कैपेसिटर कैसे बनाएंगे। ठीक है, चालक प्लेट ए ली, उस पर क्या किया अपन ने? Q आवेश से उसको आवेशित कर दिया। विभव क्या है? V है। अगली स्टेप की बात करें अपन, दूसरी स्टेप की, सेकंड जो स्टेप है वो क्या होगी अपने पास कि चालक प्लेट के विभव में वृद्धि इस चालक प्लेट को दिए गए आवेश Q के क्या होगी? समानुपाती होता है। अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। Q बराबर क्या लिखते हैं अपन? CV, या C बराबर क्या लिखते हैं? Q अपॉन V। C बराबर क्या लिखते हैं? Q अपॉन V। अब धारिता के इस सूत्र से C बराबर Q अपॉन V, धारिता के इस सूत्र से स्पष्ट है कि किसी चालक के विभव में कमी करने पर उसकी धारिता में क्या होगी? वृद्धि। भाई धारिता C का मान आवेश के तो समानुपाती है और C का मान विभव के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अगर विभव के मान में कमी करेंगे तब धारिता के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो C व्युत्क्रमानुपाती V है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि चालक के विभव में कमी करने पर उसकी धारिता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन बात कर रहे हैं, थर्ड जो स्टेप है, चालक प्लेट A के पास दूसरी चालक प्लेट B रखने पर, चालक प्लेट A के पास अपन ने क्या कर दिया? दूसरी चालक प्लेट रख दी B। ठीक है, जैसे देखो ये चालक प्लेट A है अपने पास और दूसरी चालक प्लेट अपन इसके पास ले आए, कौन सी? B। ठीक है, इस पर अपन ने आवेश दे रखा था, इसका विभव अपन ने मान लिया क्या है? V है। ठीक है, दूसरी जो प्लेट है B, इस पर आवेश है माइनस प्लस, इसका विभव क्या माना था? V, इसके लिए अपन ने लिखा V डैश। ठीक है, तो जो पर आउटर जो है वो क्या है? V डबल डैश, या विभवांतर बोल सकते हो उसको। अब अपन बात कर रहे हैं जो परिणामी विभव लिखेंगे V परिणामी, वो रिजल्टेंट लिखना अपन को, परिणामी जो लिखना है। अगर परिणामी विभव के मान में कमी हो जाएगी तो धारिता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे कि चालक प्लेट B को भू संपर्कित करने पर परिणामी विभव में क्या होगी?
कमी होगी। बी को अपन ने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, बी को अपन ने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो जो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन थे उसकी वजह से ये पूरा धनावेश क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव निरस्त हो जाएगा। ठीक है, जिससे परिणामी विभव में क्या आएगी, भू संपर्कित करने से परिणामी विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी, और जिससे संधारित्र की धारिता में क्या होगा, वृद्धि होगी। जैसे अपन V परिणामी लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा, V माइनस V डैश के बराबर आएगा। ठीक है, तो V परिणामी, V परिणामी जो होगा उसका मान V से क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, अपन ने रिलेशन पढ़ा था C व्युत्क्रमानुपाती V। अब V परिणामी का मान पहले वाले V से क्या प्राप्त हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, मतलब संधारित्र की धारिता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको अपन ने थ्योरी में पहले भी पढ़ा था। क्या कहा था अपन ने संधारित्र के सिद्धांत में, क्या डेफिनेशन दी थी संधारित्र के सिद्धांत की, कि संधारित्र की प्लेटों के आकार में, आकृति में और आवेश की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन करे विभव के मान को कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ऐसी युक्ति को अपन क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का जो संयोजन है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है या दो रूप से होता है। पहला अपन ने नाम दिया श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा अपन कहते हैं क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, हेडिंग के रूप में अपन लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या चीज होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या डेफिनेशन देते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन की। अगर नॉर्मल श्रेणी क्रम संयोजन पूछ रहा है तो अपन क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक अवयव रेखीय रूप से क्रमागत जुड़े हों, रेखीय रूप से क्रमागत जुड़े हों, इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब अपन को संधारित्र के श्रेणी क्रम के संयोजन की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्र रेखीय रूप से क्रमागत जुड़े हों तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र। परिपथ चित्र बनाते हैं अपन। ठीक है, परिपथ चित्र में अपन देख रहे हैं, देखो परिपथ चित्र में देखना C1 C2 C3 तीन संधारित्र हैं। ठीक है, V1 V2 V3 विभव लिखें। तीनों जो संधारित्र है रेखीय रूप से क्रमागत जुड़े हुए हैं। रेखीय रूप से क्रमागत मतलब ये पहला संधारित्र है, इस C1 का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, C1 का दूसरा सिरा C2 के पहले सिरे से, C2 का दूसरा सिरा C3 के पहले सिरे से। इस प्रकार अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे संयोजन को अपन कौन सा संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर कुल विभव पतन लिख रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर विभव पतन। ठीक है, Vs इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं प्रथम संधारित्र की। प्रथम संधारित्र कौन सा है अपने पास, C1।
प्रथम संधारित्र पर C1 पर विभव लिख रहे हैं अपन, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, आवेश Q है और धारिता क्या है उसकी C1। भैया अपन ने C बराबर क्या पढ़ा था, Q अपॉन V। C बराबर क्या पढ़ा था, Q अपॉन V। तो यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C। तो V1 पहले C1 संधारित्र पर विभव V1 बराबर क्या लिख दिया, Q अपॉन C1। C2 के लिए लिखोगे तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2। ठीक है। ऐसे ही C3 तीसरे संधारित्र के लिए विभव लिखोगे तो V3 बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3। ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव पतन, ठीक है, कुल विभव पतन किससे लिखा है अपन ने, Vs से। तो Vs बराबर क्या आएगा, Q अपॉन Cs। यहाँ Cs क्या चीज़ है, Cs क्या है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। Cs क्या चीज़ है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। अब देखो V1 V2 V3 तीनों के मान लिखे अपन ने, इन तीनों मानों को कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 1 क्या थी तुम्हारे पास, Vs बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सबकी वैल्यू रख दो। Q अपॉन Cs बराबर Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। ठीक है। Q अपॉन Cs, Q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, इधर तो क्या बच गया, 1 अपॉन Cs इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब ये तो अपन ने जो डायग्राम बनाया था, या जो स्टार्टिंग में अपन ने कितने संधारित्र लिए थे, 3 संधारित्र लिए थे, C1 C2 और C3। ऐसे 4 हो 5 हो, तो अगर मान लो n संधारित्र हो, कितने संधारित्र मान लिए अपन ने, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, 1 अपॉन Cs इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Cn। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, व्यापक रूप में सूत्र आ गया। अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता के कैसे ज्ञात करेंगे, 1 अपॉन Cs इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश 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 1 अपॉन Cn। ठीक है। ये था अपने पास संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। दूसरा जो संयोजन का रूप था वो क्या था अपने पास, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का एक सिरा दूसरे संधारित्र की प्लेट के प्रथम सिरे और दूसरा सिरा प्रत्येक संधारित्र के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बेसिक रूप से अपन ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी संधारित्रों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े हुए हैं और जो दूसरे सिरे हैं वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। संधारित्र के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो अपन 3 संधारित्र मानते हैं, C1 C2 और C3, और उनके समांतर क्रम संयोजन का परिपथ बनाते हैं। ठीक है। परिपथ में देखना, C1 C2 C3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। अब देखो C1 का ये पहला सिरा यहाँ इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, C2 का पहला सिरा भी इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, C3 का पहला सिरा भी इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। तीनों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़ रहे हैं, दूसरे जो सिरे हैं वो इस बिंदु से जुड़ रहे हैं, और इनको अपन ने एक बैटरी से जोड़ रखा है। अब देखो
बैटरी से आवेश प्रवाहित हो रहा है या धारा प्रवाहित हो रही, प्लस से बाहर की तरफ। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये एक जो तार है वो 3 हिस्सों में बट गया। तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्या होगा, ऊपर वाले वायर में कुछ आवेश अलग जाएगा, इस वाले में आवेश अलग जाएगा, इस वाले में आवेश अलग जाएगा। तो आवेश का मान C1 में कितना जा रहा है, Q1, इसका आवेश Q2 और इसका आवेश कितना माना है अपन ने, Q3। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन जो होगा उसमें आवेश या धारा का मान अलग अलग होगा, विभव का मान समान होगा। श्रेणी क्रम में अपन ये कह सकते हैं कि धारा का मान तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन विभव या विभवांतर का जो मान है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखो इन जो दोनों डेरिवेशन है, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन की हो चाहे समांतर क्रम संयोजन की हो, इनको इजी वे में करने के लिए या सीधा सा याद रखने के लिए कि अपन इनको ड्राइव कैसे करें। बच्चों के सामने दिक्कत ये आती है कि सर डेफिनेशन याद होगी लेकिन डेरिवेशन को शुरुआत करने का तरीका नहीं मिलता। तो जितने भी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन है, चाहे वो सेल का है, चाहे प्रतिरोध का है, चाहे संधारित्र का है, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो राशि अलग अलग है उसको ज्ञात करेंगे और परिणामी निकाल देंगे। जैसे श्रेणी क्रम में अपने पास विभवांतर अलग अलग थे, V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 के मान लिखे थे C1 C2 C3 के लिए और उससे परिणामी विभवांतर निकाला था। यहाँ अपने पास समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या है, अलग अलग है, Q1 Q2 Q3। तो तीनों जो संधारित्र है उनके लिए अपन अलग अलग आवेश का मान निकालेंगे। जैसे देखो समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश, समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश लिख रहे हैं Q, कैपिटल Q से लिख रहे हैं, बराबर Q1 Q2 और Q3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं C1 पर आवेश। C1 जो संधारित्र मानना है उस पर आवेश क्या लिखेंगे, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C बराबर Q/V। यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हो, CV। तो C1 संधारित्र के लिए आवेश लिखेंगे तो आवेश क्या है, Q1 बराबर क्या आएगा, C1V। ठीक है, C2 के लिए लिखेंगे तो Q2 बराबर क्या आएगा, C2V। ठीक है, इसी प्रकार C3 के लिए लिखेंगे तो Q3 बराबर क्या आएगा, C3V। तीनों संधारित्रों के लिए अपन ने आवेश के मान Q1 Q2 Q3 के मान लिख लिए, C1V C2V और C3V। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों के मान निकालने के बाद समीकरण 1 में आ जाओ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपन ने क्या कहा था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो समीकरण 1 अपन ने क्या लिखा था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अगर समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश लिखूं, समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश की वैल्यू लिखें, Q की वैल्यू, तो वो किसके बराबर आएगी, कुल धारिता C इंटू विभवांतर V। ठीक है, यहाँ C क्या चीज है, तुल्य धारिता। यहाँ C क्या चीज है, तुल्य धारिता। कौन से क्रम की, समांतर क्रम की। C क्या चीज है, तुल्य धारिता है समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, Q बराबर CV। ठीक है, सबके मान रख दो समीकरण 1 में। Q की वैल्यू क्या आई है अपने पास, CV। Q1 की वैल्यू क्या आई, C1V। Q2 की C2V। Q3 की C3V। ठीक है, अब देखो CV बराबर, इन सब से क्या कॉमन ले लिया, V, अंदर क्या बच गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या आ गया अपने पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में अपने पास क्या आया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या आ गया अपने पास, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। अगर 3 संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी वो क्या आएगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही अपन ने कहीं कि 4 जुड़े हों, 5 जुड़े हों, तो व्यापक रूप में अगर लिखना चाहें तो n संधारित्रों के लिए, n संधारित्रों के
संयोजन के लिए, n संधारित्रों के संयोजन के लिए अपन लिख रहे हैं C तुल्य धारिता। C तुल्य से लिख सकते हो उसको, C बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn। ठीक है, C तुल्य जो धारिता है वो क्या आ गई, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक दो कुछ स्पेशल बात है, अपन नोट के रूप में पढ़ रहे हैं उसको। नोट में अपन लिख रहे हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो पहली बात, संधारित्र की धारिता को कौन कौन प्रभावित करता है या किस किस पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। पहली बात, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, और तीसरा है प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, तीन चीजें अपने पास, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, पहले अपन बात कर रहे हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर अगर अपन निर्भरता देखें तो किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। मतलब C की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A के। अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटाओगे तो धारिता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात कर रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी की। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। ये देखा जाता है कि संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब बीच की दूरी अगर मान लो d है तो रिलेशन क्या आएगा, C व्युत्क्रमानुपाती d। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d को बढ़ा दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा अपन ने देखा प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति पर। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच का स्थान किसी कुचालक पदार्थ जैसे अभ्रक ले सकते हो, मोम है, तेल है आदि से भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को स्थिर रखा जाए, बीच की दूरी जो d मान रहे हैं उसको तो क्या कर दिया, स्थिर रख दिया, और संधारित्र की धारिता का मान प्लेटों के बीच में रखे, पैरावैद्युत पदार्थ के पैरावैद्युतांक पर निर्भर करती है। जो भी माध्यम काम में लिया है उसका जितना पैरावैद्युतांक होगा उस पर निर्भर करेगा। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु हो, मतलब निर्वात हो, तो संधारित्र की धारिता अगर मान लो C है और यदि प्लेटों के बीच में K पैरावैद्युतांक का माध्यम अगर अपन ने रख दिया तो जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी, K इंटू C। मतलब जो निर्वात में धारिता C थी वो कितनी बढ़ जाएगी, K गुना हो जाएगी। या फिर ऐसे कहते कि K पैरावैद्युतांक का माध्यम अगर प्लेटों के बीच में रख दिया जाए तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये था संधारित्र का बेसिक या संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्रों का संयोजन। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं और उनकी धारिताएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है या जो अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।